हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज का वीडियो एम्स जोधपुर में जो पूछे गए क्वेश्चन थे ट्रेड से रिलेटेड, उसके ऊपर है। इस वीडियो में आपको जितने भी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे एम्स जोधपुर में, वो सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है, डी ट्रिपल एस पी हो, ESIC हो, एम्स हो, सफदरजंग की एग्जामिनेशन हो, इन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉट देयर स्पोर सो दैट एन आर्टिकल कैन बी यूज विदाउट एनी सेफ्टी अटैयर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टेस्ट इन यूरोलाइसिस यूजिंग टू डायग्नोसिस जॉन्डिस। अब जो हम लोग टेस्ट करते हैं यूरोलाइसिस के लिए, तो वहां पे जॉन्डिस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेयर टेस्ट। ये जो हेयर टेस्ट है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। या तो इसके जगह पे फॉचिस टेस्ट यदि होता तो ये भी इसका राइट आंसर होता। ठीक है, ये टेस्ट, ये वाला टेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number third. A 58-year-old man was brought to the hospital with chest pain. On blood examination, it was noted that the level of CK and LDH are highly elevated. What is your diagnosis? अब पूछा जाए, जो 58 ईयर ओल्ड कोई पर्सन है, उसको लाया गया हॉस्पिटल में, उस चेस्ट पेन की शिकायत थी उसे थी, और उसके ब्लड एग्जामिनेशन जो किए गए तो वहाँ पे CK और LDH के जो लेवल थे वो काफी एलिवेटेड थे। तो आपका जो डायग्नोसिस है वो क्या बोल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इसमें CK और LDH जो होता है वो हाईली एलिवेटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड रिक्वायर एन एक्सेस पोर्ट टू बी एस्टेब्लिश। किस प्रोसेस में जो है वो एक्सेस फ्लूइड को जो है रिमूव किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस में जो वेस्ट होते हैं, एक्सेस फ्लूइड होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज एसोसिएटेड विथ फैट मेटाबॉलिज्म? फैट मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड कौन सा ऑर्गन होगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर। ठीक है, लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रमस्काई स्कैन। जो रमस्काई स्टेन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं, स्नोफिल ग्रेन्यूल्स स्टेन रेड ऑरेंज कलर, स्नोफिल न्यूक्लियस स्टेन रेड ऑरेंज कलर, स्नोफिल इरिथ्रोसाइट टेक पिंक कलर, न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल स्टेन डार्क पर्पल ब्लैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, स्नोफिल ग्रेन्यूल्स स्टेन रेड, ये तो होता ही होता है। और एक जो हमारा मैच्योर इथ्रोसाइट टेक पिंक कलर, ये दोनों होता है। यानी ए और सी जिसमें ऑप्शन में होंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट, ए एंड सी। ठीक है, यानी स्नोफिल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रेड कलर को स्टेन करते हैं। ठीक है, रेड ऑरेंज कलर, और साथ में जो मैच्योर इथ्रोसाइट होते हैं वो पिंक कलर को टेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एसेंशियल फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल लेबोरेटरी। अब यहाँ पे कुछ एसेंशियल फैक्टर बोले जा रहे हैं जो स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल लेबोरेटरी के लिए जरूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, सी एंड डी। यानी यूज ऑफ एडिक्वेट वर्क स्पेस जरूरी ही है। प्रेजेंस ऑफ फायर अलार्म सिस्टम, ये बहुत जरूरी है यदि क्लिनिकल लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हो तो। और आई वॉच स्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई केमिकल या कुछ भी स्प्लेस आउट हो गया आता है तो वहां पे आई स्टेशन का होना बहुत जरूरी है, आई वॉच स्टेशन होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट हैज corrosive प्रॉपर्टी। अब इसमें पूछा जाए कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो कि बहुत हाईली corrosive होता है, corrosive प्रॉपर्टी उसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये पर एसिटिक एसिड जो है ये corrosive प्रॉपर्टीज का होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Increased blood glucose level noticed for the first time during pregnancy in a non-diabetic woman is called। जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो इंक्रीज ब्लड लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो नोट किया गया, काफी इंक्रीज नोट किया गया फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के दरमियान, और वो भी वैसे महिला का जो नॉन डायबिटिक है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है ये काफी लोग अच्छे भली भांति जानते हैं इसका आंसर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, ठीक है। मिल्क मिल्क के सेक्रेशन के लिए जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Identify the correct statement regarding anticoagulant and the hematological examination। यहाँ पे ये हेमेटोलॉजिकल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यानी ए एंड डी। ए एंड डी यानी ये हमारे ये और ये इसका राइट आंसर है। इथिलीन डायमाइन टेट्रासाइक्लिक एसिड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। यानी हम लोग ईडीटी का इस्तेमाल जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए हम लोग करते ही है, ठीक है। और ट्राई सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल हम लोग कोगुलेशन प्रोफाइल करने के लिए करते हैं, ठीक ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर्स ऑफ हार्ट नीड मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई। पूछा जा रहा है कौन सा लेयर है हार्ट का जिसको बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम वो लेयर है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अब यहाँ पे जीजेनेटिज्म जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर एपिफिजियल क्लोजर। इसकी वजह से जो है ये जीजेनेटिज्म जो है ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फीचर ऑफ लेग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जो ये फेज है, ठीक है, यहाँ पे इसको सुधार कर लेते हैं। ये फेज है, ठीक है। तो बैक्टीरियल फेज जो है, लेग फेज जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का जो है, इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसमें लेग फेज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसमें वो ऑप्शन चूज करो जिसमें कि बी और डी दोनों आ जाए, बी भी और डी भी। तो बी और डी किसमें आ रहा है? फर्स्ट वाले में आ रहा है, यानी राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा बी एंड डी। अटेंड मैक्सिमम साइज, लेग फेज में क्यों जो होता है वो अटेंड मैक्सिमम साइज को अटेंड करता है, और साथ में यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता बैक्टीरिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। A patient has come to your lab to give an sample for estimation of glucose. You choose a gray vacuum container because it contains। आपको बोला रहा है कोई पेशेंट है वो आपके लैब में आते हैं और वो सैंपल देते हैं, ग्लूकोज की एस्टिमेशन के लिए आते हैं, तो आप जो है ग्रे वैक्यूम ट्यूनर ट्यूब का इस्तेमाल करते हो, क्यों करते हो, उसका रीजन पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 16. Decrease MCV with microcytic hypochromic erythrocytes is the feature of। जो MCV है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, इस कंडीशन में जो होगा एमसीबी जो है डिक्रीज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। Which of the following device reduce the infection in the operating room by unidirectional flow of air? अब पूछा जा रहा है कौन सा डिवाइस है जो रिड्यूस करता है इन्फेक्शन को, ठीक है, ऑपरेटिंग रूम में किसके द्वारा, तो बाय यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमिनार एयर फ्लो। काफी बार आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के लैब में इसको देखा होगा, लेमिनार एयर फ्लो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी। अब पूछा जा रहा है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है, तो वो कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ड्राई हीट के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 देख लेते हैं। जनरेशन टाइम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 12 to 13 डेज। अब पूछा है जो जनरेशन टाइम है वो कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिए गए हैं इसके 12 से 13 दिन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है 12 से 13 दिन लग जाते हैं इसके ग्रोथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेस्ट डिस्पोजल इन लेबोरेटरी। वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाए उसके रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं उसमें से आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, जैसे जनरल वेस्ट इज डिस्पोज इन ब्लैक बिन्स, बिल्कुल सही है, जो जनरल वेस्ट होते हैं उसको हम लोग ब्लैक बिन में हम लोग डिस्पोज करते हैं। जनरल वेस्ट इज डिस्पोज इन, ये गलत बात है। और ग्लव्स एंड एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्पोज इन येलो बिन, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे ऑप्शन ए और सी वाला जो भी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए एंड सी जो है वो फर्स्ट में है, यानी फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एम्स जोधपुर में। ठीक है, और बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल अलग ही सिलेबस वाइज था, तो मतलब आप समझ लो कि जो लैब से रिलेटेड नहीं थे वैसे बहुत सारे भी क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन मैक्सिमम जो 21 क्वेश्चन थे वो आपके जो ट्रेड से थे वो यही सारे थे जो मैंने आपको सारे के सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको आगे फिर से एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड हो जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द फनल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड। जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का वो क्या होता है, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क होते हैं कैपिलरीज के। ठीक है, तो फनल लाइक स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन में होता है उसमें कंसिस्ट होता है कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसके बारे में पूछा जाए, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है उस जो है उसका वो जो होता है वो एक बिल्कुल कैपिलरीज के नेटवर्क के फॉर्म में होता है। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और आपको मैं टाइम टू टाइम वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप करके जाओगे तो बेशक आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।